हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवकरण भूरिया, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमारा जो वीडियो आया था और उसमें हमने कूलाम का नियम क्या होता है उसके बारे में समझा और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है उसके बारे में हमने समझा। एक बार हम देख लेते हैं कि कूलाम के नियम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि अगर दो बिंदुवत आवेश, एक Q1 है एंड दूसरा Q2 है एंड दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य जो विद्युत बल कार्य करेगा, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल लगेगा। अब ये जो बल लग रहा है, इस बल का जो परिमाण आता है वो होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इस बल का परिमाण हमें बताता है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि बल है तो बल एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसका सदिश निरूपण भी हमने पढ़ा था कूलाम के माध्यम से, और हमने ये माना कि Q1 आवेश है, Q2 पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा किस तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी, क्योंकि समान नेचर की प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा बाहर की तरफ ये है। अगर इस बल को हम लिखें F21, यानी कि किस पर बल लग रहा है? 2 पर लग रहा है तो पहले आएगा, पहले 2 आएगा। किसके द्वारा लग रहा है? 1 के द्वारा लग रहा है तो 1 बाद में आएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल F21। इसी प्रकार ये F2 बल है, इस F1 को इधर धकेलेगा, इधर बल लगाएगा, जिसको हम लिखेंगे F12, यानी 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल। ठीक है, तो ये दोनों बल दिशा में क्या हो रहे हैं? विपरीत दिशा में हो रहे हैं। तो यदि इसको हम सदिश रूप में लिखें तो हमारा सदिश रूप क्या आएगा? F12। सदिश रूप क्या आएगा? F12। F12 हमें क्या बता रहा है? 2 द्वारा 1 पर लगाया बल कितना आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 की दिशा में एकांक सदिश। ये हमें इसके डायरेक्शन बता रहा है। जहां पर R12 क्या इकाई सदिश है, जिसकी दिशा किस तरफ होगी? 2 से 1 की तरफ। जिसकी दिशा किस तरफ होगी? 2 से 1 की तरफ होगी, यानी ये है, इसकी दिशा ये। इसको हम इस तरफ 2 से 1 की तरफ इसे लिखेंगे R12 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 के ऊपर 1 द्वारा लगाया गया बल, 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर एंड 2 1 की दिशा में एकांक सदिश। अब देखिए ये R21 क्या है? R21 क्या है? 1 से 2 की तरफ एकांक सदिश है, 1 से 2 की तरफ एकांक सदिश है, तो ये ऐसा होगा, इधर 1 से 2 की तरफ एकांक सदिश है, जिसको हम लिखेंगे R21। क्या आएगा? 1 से 2 की तरफ, यानी हम कह सकते हैं 2 का 1 के सापेक्ष एकांक सदिश है। तो दोनों सदिश देखो, दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहां से हमारे पास हम ये लिख सकते हैं कि F12 है, परिमाण में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में विपरीत है, इसके F21। तो कहने का मतलब हुआ कूलाम का जो विद्युत बल है वो हमें यह बताता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी प्रथम आवेश पर उतना ही बल लगाता है। अर्थात दोनों बल परिमाण में समान होंगे लेकिन दिशा में विपरीत। एक इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में लगाता है, तो दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। अर्थात ये गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग है, तीसरे नियम के समरूप, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और ध्यान रखना, दोनों बल एक ही पिंड पर नहीं वर्क कर रहे हैं, अलग अलग पिंड पर। ये इस पर बल लगाएगा तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे कि दो आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लगता है उसका परिमाण ये होता है और उसकी डायरेक्शन हम इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इसको हम समझते हैं। और इसको हम समझने के लिए हम देखते हैं कि दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, सपोज ये दो आवेश थे, ये आवेश आपका Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल
का परिमाण ये होगा, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण ये होगा। अब यदि हम क्या करते हैं, एक तीसरा आवेश यहां पर लेके आ जाए Q3, एक तीसरा आवेश Q3 यहां पर लेके आ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस Q3 के कारण इन दोनों आवेश Q3 लेकर आएंगे तो ये Q3 इस पर भी बल लगाएगा, इस पर भी बल लगाएगा। Q3 आवेश है, इस पर भी बल लगाएगा और इस पर भी बल लगाएगा। अब यदि हमें इस आवेश पर बल ज्ञात करना है, Q2 पर बल ज्ञात करना है, तो Q2 पर Q3 के कारण से बल लगेगा एंड Q1 के कारण से बल लगेगा। तो इस अवस्था में इस पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा उसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहां काम में लिया जाएगा, जब आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा होगी। अगर ओनली 2 है तो हम इस फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात कर देंगे, लेकिन जब आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा होगी और किसी एक आवेश पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम में लेना पड़ेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहां अप्लाई होगा, जहां पर आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा है और किसी एक आवेश पर हमें परिणामी बल का मान ज्ञात करना है, तो वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया जाएगा। क्लियर? तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहां लगता है ये आपको पता चल गया हो गया। अब इसमें हम लिख लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। 2 से अधिक, जो लिख लीजिए आप, अच्छे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप भी नोट्स बनाते जाइए ताकि अच्छे नोट्स आपके बन जाए। 2 से अधिक आवेशों की उपस्थिति में, 2 से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान, किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। तो यहां काम में आएगा जब आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा होगी और किसी एक आवेश पर हमें परिणामी बल का मान ज्ञात करना है, तो वहां पर हमें अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे। ओके, क्लियर? अब ये सिद्धांत क्या कहता है, तो इसका स्टेटमेंट देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार कथन है, तो उसको अच्छी तरह से आप याद कीजिए, अच्छी तरह से लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार बहु आवेशों की उपस्थिति में, बहु आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले अलग अलग कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार बहु आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले अलग अलग कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, अर्थात हम लिख सकते हैं F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड प्लस Fn। ये
अगर किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान याद करना है तो उस आवेश पर 1 के द्वारा कितना लग रहा है, 2 के द्वारा, 3 के द्वारा, 4 एंड सो ऑन, जितने आवेश उन सब पर लगने वाले बलों का सदिश योग लिखा है, लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। यह हमें अध्यारोपण सिद्धांत बताता है। इस प्रकार अध्यारोपण के सिद्धांत से हम किसी आवेश पर परिणामी बल का मान याद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत तब काम में आएगा जब आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा होगी। क्लियर, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि इसको हम आगे करवाएं कि उस बल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। जैसे मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो रफ कर रहा हूं। वीडियो को पूरा और अच्छे से देखिए और इसमें जैसे लिखाया जा रहा है वैसे वैसे आप भी नोट करते जाइए और अपने अच्छे से नोट्स बनाते जाइए ताकि जब भी आप पढ़ना शुरू करें उन नोट्स के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ सके और समझ सके क्या दिया गया। तो हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार का निकाह काम में लेते हैं। ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा अक्ष है। इसके अंदर हम लेते हैं एक आवेश, यहां पर ले लेते हैं। दिस इज द Q1 आवेश। Q1 आवेश है, ये मूल बिंदु और इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R1 है। ये इसका स्थिति सदिश R1 लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा आवेश यहां पर लेते हैं Q2, जिसका स्थिति सदिश क्या होगा, ये Q2 है। इसका स्थिति सदिश ये Q2 आवेश है जिसका स्थिति सदिश R2 है। ठीक है, एक अनदर आवेश इधर लेते हैं, ये Q3 है। ये जो आवेश है ये Q3 है जिसका स्थिति सदिश होगा R3 एंड ये आवेश एक और लेते हैं Qn। ये आवेश आपका है Qn और इसका स्थिति सदिश क्या है Rn, मूल बिंदु के सापेक्ष। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो आवेश Q1 है, आवेश जो Q1 है इसके ऊपर ये जितने भी आवेश है उन सभी आवेशों द्वारा लगने वाले परिणामी बल की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, इसको लिख सकते हैं R21, सॉरी R21। ठीक है, और इसके द्वारा बल जो लगेगा Q2 द्वारा इस पर बल लगेगा, इसका बल इस दिशा में लगेगा क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, तो बल क्या लगेगा F12, यानी 1 के ऊपर 2 द्वारा बल, और सॉरी ये भी आएगा आपका 1 2 लिखो इसको, यानी कि 2 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश। ठीक है, ऐसे ही 3 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश ये होगा R13, और ये जो बल लगाएगा Q3 इस पर बल लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको लिखेंगे F13, यानी 3 द्वारा 1 पर लगाया गया बल। ऐसे ही Qn है, इसका स्थिति सदिश होगा R1n, यानी n के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश एंड इस दिशा में इसका बल, जो बल की डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में होगी, इसको इस दिशा में वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल होगा F1n। तो ये बल इसके ऊपर वर्क कर रहा है, इतने बल इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब हम Q1 पर लगने वाले परिणामी बल को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कुल कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या किया हमने, माना कि किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डैश Qn बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेश हैं जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः है R1, R2, R3 डैश डैश Rn है। ये ठीक, माना कि
आवेश, माना कि आवेश Q1 का Q2 Q3 डैश डैश Q1 के सापेक्ष स्थिति के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R12 R13 एंड डैश डैश R1 है, R1 है। ये भी मान लेते हैं यदि Q1 पर आवेशों Q2 Q3 डैश डैश Q1 के कारण लगने वाले बल F12 F13 डैश डैश F1N है। तो ये हमने सारा लिख दिया कि इसमें क्या क्या है। अब देखिए F12 की वैल्यू क्या होगी। F12 क्या है, यानी 2 द्वारा 1 पर लगने वाला बल, 2 द्वारा 1 पर लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में रखे हैं तीनों जो आवेश हैं, वो सारे आवेशों कहाँ रखे हुए, निर्वात में रखे हैं। तो क्या आएगा Q1 Q2 R12 का स्क्वायर एंड R12 की दिशा में एकांक सदिश। इसी प्रकार F13 यानी 3 द्वारा 1 पर लगने वाला बल, 3 द्वारा 1 पर लगने वाला बल इस दिशा में है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर एंड R13 की दिशा में एकांक सदिश एंड डैश डैश की F1N, यानी कि 1N द्वारा 1 पर लगने वाला बल। इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn एंड R1N का स्क्वायर एंड R1N की दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते। तो अब परिणामी बल की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे कि इस पर कितना लगेगा, देख सकते हैं। अतः आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से लगने वाला बल अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे। अगर इसके ऊपर बल F1 लग रहा है तो F1 इक्वल्स टू आएगा F12 2 द्वारा लगने वाला बल, F13 3 द्वारा लगने वाला बल, प्लस F1N N द्वारा लगने वाला बल। इनकी वैल्यू फुट कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 की दिशा में एकांक सदिश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 की दिशा में एकांक सदिश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1 का स्क्वायर एंड R1N की दिशा में एकांक सदिश। ओके, इतना बनेगा। इसमें से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 की दिशा में एकांक सदिश प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 की दिशा में एकांक सदिश एंड प्लस Q1 Qn अपॉन R1N का स्क्वायर एंड R1N की दिशा में एकांक सदिश। तो ये बल लगेगा। परिणामी बल की वैल्यू हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई होगा और अध्यारोपण का सिद्धांत हमें इस प्रकार का रिजल्ट देता है। जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेशों का इस प्रकार का सदिश योग
व्यक्त करेगा। तो ये हमें अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार से बहु आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करना है, तो हमें अध्यारोपण के सिद्धांत को हम अप्लाई करें। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आगे हम और इसके अंदर करने का प्रयास करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आगे इसमें नोट करने का प्रयास करते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आगे करते हैं। ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत था और इस प्रकार अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने परिणामी बल की गणना की है कि यदि आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा है, आवेशों की संख्या 2 से ज्यादा है और किसी एक आवेश पर हमें बल की गणना करनी है, तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है, नोट करके लिखेंगे। नोट करके क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास दो आवेशों के मध्य कुछ बल वर्क कर रहा है, बल लग रहा है, सपोज करो कि यह आवेश Q1 है, यह आवेश Q2 है, दोनों r दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लग रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई तीसरा आवेश रख देते हैं, अगर कोई तीसरा आवेश रख देते हैं, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है ये अप्रभावित रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी तीसरा जो आवेश आएगा वो इस पर भी बल लगाएगा, इस पर भी बल लगाएगा, लेकिन इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो इसको नोट करके लिखें कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेश की, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। बहुत बार पूछा जाता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, वो तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण से क्या होता है, अप्रभावित रहता है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 5 न्यूटन है। ध्यान दीजिए, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 5 न्यूटन है यदि उनके पास किसी तीसरे आवेश को रखा जाता है, यदि उनके पास किसी तीसरे आवेश को रखा जाता है तो उन दोनों आवेशों के मध्य बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके मध्य बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उनके मध्य 5 न्यूटन बल ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनके मध्य जो बल होगा वो 5 न्यूटन का ही होगा। ओके, क्लियर। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो आप अच्छी तरह से इसको समझे, इसको नोट करके लिखिए। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा ताकि आपको और स्थिति क्लियर होती है इस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर जो कूलाम का नियम है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसका काफी महत्वपूर्ण रोल है और ये बहुत ज्यादा हमें काम में आने वाला है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लिख देता हूं कि किसी
समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर समान परिमाण के 3 आवेश स्थित हैं, 3 आवेश स्थित हैं, तो किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। इसमें 3 परिमाण की आवश्यकता है, यानी Q1 है, Q2 है एंड Q3 है। और समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो किसी एक आवेश पर इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो सपोज ये मानकर चलते हैं कि ये इस आवेश पर लगने वाले बल की गणना करिए, समान परिमाण के हैं और नेचर में भी समान है, तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला जो आवेश इस पर बल लगाएगा, किस दिशा में, इस दिशा में बल लगाएगा। ये वाला आवेश इस पर लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा। इसको मैं कह देता हूं FA2 3, यानी 3 द्वारा 2 पर लगने वाला बल, 3 द्वारा 2 पर लगने वाला बल, इसको ही लिखा जाता है। ऐसे ये आवेश इस पर बल लगाएगा, ये आवेश इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान प्रकृति के, समान परिमाण के, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। तो ये लगेगा FA21, यानी कि 1 द्वारा 2 पर लगने वाला बल। तो इसकी वैल्यू देखिए, इसका मान देखिए हम क्या निकालें, सॉल्यूशन हम देखें। एक तो है जो कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं आवेश Q3 द्वारा Q2 पर बल, आवेश Q3 द्वारा Q2 पर बल, वो बल कितना लग रहा है, F23 लग रहा है। और इस बल की वैल्यू कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन A का स्क्वायर। और यहां से देखिए Q1 Q2 आपस में बराबर है, तो Q स्क्वायर आ जाएगा अपॉन A स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी दिशा किस तरफ होगी, 3 से 2 की तरफ। तो इसकी दिशा हम लिख सकते हैं, इसकी दिशा हम लिखना चाहें तो देखिए इसकी दिशा क्या आएगी, 3 से 2 की तरफ। तो मतलब आवेश Q3 से Q2 की तरफ आ रहा है, आवेश Q3 से Q2 की तरफ लग रहा है। इसी प्रकार देखिए F21, यानी 1 द्वारा 2 पर लगाएगा बल, 1 द्वारा 2 पर लगाएगा बल, F21 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, K Q3 Q2 Q1 अपॉन A स्क्वायर बराबर है, तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या आएगी, आवेश Q1 से Q2 की तरफ ठीक, ओके। अब ये देखना है कि इस पर परिणामी बल कितना लगेगा। इस पर आवेश Q2 पर परिणामी बल, इस पर हमें परिणामी बल देखना है कि इस आवेश Q2 पर परिणामी बल क्या लगेगा। इसके कारण से इस तरफ जा रहा है और इसके कारण से इस तरफ जा रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं F, अगर F2 लिखे, 2 पर लगने वाला परिणामी बल F2 लिख रहे हैं, तो F2 1 द्वारा प्लस F2 3 द्वारा लग रहा है। इनका सदिश योग होगा, द्रव्यमान का सिद्धांत क्या कहता है, सदिश योग होगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये आपने 11th क्लास में वेक्टर आपने जो पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर ये B है और इनके मध्य कोण थीटा है, तो इनका जो परिणामी आता है, अगर R इनका परिणामी है, तो परिणामी सदिश निकालने का परिमाण क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ये हमने पढ़ा है कि इन दोनों सदिशों के कारण जो परिणामी जाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर परिणामी R है और इस R का परिमाण है, वो इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाएगा, जहां पर थीटा इन दोनों के मध्य का एंगल है। तो यहां पर भी ये थीटा,
ये थीटा और ये थीटा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और थीटा इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज कैसा हमारा समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हमारे पास F2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, F2 इक्वल्स टू क्या आएगा, F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F23 cos थीटा, एंड थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए। F21 की वैल्यू कितने आएगी, यहाँ पर है k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आएगा सर, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो यहाँ पर भी आ जाएगा k Q1 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। ओके, इसको आप नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, मैं ऊपर इसको सोल्व करता हूँ, इसको नोट कीजिए आप, इसको मैं लिख लिया होगा क्वेश्चन। तो ऊपर देखिए हमारे पास क्या आएगा, F2 इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस, सेम है डबल हो जाएगा, तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एंड F2 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा क्या आएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 2 + 1, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 1 3, तो ये आएगा परिणामी बल की वैल्यू, ये परिणामी बल। तो परिणामी बल किधर जाएगा, इन दोनों का परिणामी बल किधर जाएगा, ये परिणामी बल है, ये किसका है F3, ये F2 क्या है, इन दोनों का जो परिणामी आएगा, इन दोनों का जो परिणामी है इनके मध्य से इधर जाएगा, तो ये F2 है, इस F2 की डायरेक्शन तो ये होगी, डायरेक्शन इधर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड इतना न्यूटन का लगेगा, जो बल है इतना न्यूटन का बल इस पर वर्क करेगा। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स था, हम और इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको सारी चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी कि किस प्रकार से हम अध्यारोपण के सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, कूलाम का नियम से हम किस प्रकार से दो आवेशों या दो से अधिक आवेशों के मध्य बल की गणना कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, हमारे चैनल को, ताकि आपको जो भी वीडियो पोस्ट होगा वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके, तो कल हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से वॉच करें एंड अपने नोट्स बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।